हेलो एवरीवन, हिंदी हब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सभी जानते हैं कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है, सभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक निबंध पढ़ेंगे और उस निबंध का शीर्षक है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। हम जानते हैं कि हाल ही के दिनों में उनका निधन हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम निबंध लिखना जानेंगे कि कैसे हमें एक बहुत ही अच्छा और आकर्षक निबंध लिखना है। और हमारे निबंध का टाइटल है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा शीर्षक है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। सभी जानते हैं लता मंगेशकर के बारे में, वो हमारे हिंदी फिल्म उद्योग की बहुत बड़ी गायक थी। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि सबसे पहले याद रखना, अगर आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको उस निबंध के पॉइंट बनाने हैं, यानी कि उस निबंध के आपको संकेत बिंदु बनाने हैं। ठीक है, अगर आपने संकेत बिंदु बहुत अच्छे से बनाए तो आपको पूरे आधे मार्क्स वहीं से मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, निबंध में सबसे पहले आपको संकेत बिंदु यानी कि पॉइंट बनाने हैं। तो जैसे हमारे निबंध का टाइटल है स्वर कोकिला लता मंगेशकर, ठीक है, तो आपको उसमें उनकी प्रस्तावना बतानी है। ठीक है, निबंध में प्रस्तावना तो सबसे पहले लिखते हैं, प्रस्तावना बतानी है, फिर उनका परिचय देना है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनका नाम, असली नाम क्या था। फिर उनका संघर्ष से लेके उनकी सफलता तक की पूरी यात्रा को आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। फिर उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया है, ये सब आपको बताना है। और अंत में उपसंहार, यानी कि आपने अपने वीडियो में, अपने निबंध में जो भी पॉइंट बने हैं उनको अंत में यानी कि लास्ट में बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको लिखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लता मंगेशकर जी पर निबंध। सबसे पहले प्रस्तावना। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने एक महान व्यक्ति के बारे में अगर निबंध जान लिया कि निबंध को कैसे लिखना है, तो आपके विषय में, आपके एग्जाम में कोई भी विषय आ जाए, लता मंगेशकर जी की जगह आपको आ जाए एपीजे अब्दुल कलाम या फिर महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद, तो आपको बस ये जानना है कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से शुरू से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना लिखा है इस वसुधा यानी कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी। याद रखना, वसुधा हमारी पृथ्वी का पर्यायवाची है, भू, वसुधा और वसुंधरा। ठीक है, फिर लिखा है कि इस वसुधा पर असंख्य लोगों का जन्म होता है और वे साधारण जीवन यापन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। याद रखना, आप किसी महान व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो आपको अपना प्रस्तावना में बहुत अच्छे से प्रस्तावना को पॉइंट टू पॉइंट अपनी हर एक बात को लिखना है। जैसे कि इसमें हम लिख रहे हैं इस वसुधा पर असंख्य लोगों का जन्म होता है और वो साधारण जीवन यापन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर इन असंख्य लोगों के बीच कुछ ऐसे लोगों का भी जन्म होता है जो अपने जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा के नए नए आयाम प्राप्त करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसी भी महान व्यक्ति की, तो हमारे हिंदी साहित्य की, हिंदी फिल्म उद्योग की जो सबसे महान हस्ती है वो है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। तो आप वो उनके बारे में, वैसे तो हम उनके बारे में कितना ही लिखें बहुत कम है, लेकिन अपने शब्दों को बहुत अच्छे से चुनना कि आप किसी महान व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो आपको बताना है कि वैसे तो धरती पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनका अपने आपके जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा का वो अपने जीवन में नया आयाम रचते हैं। अब आगे लिखा हुआ है उनका नाम, उनकी ख्याति यानी कि उनकी प्रसिद्धि, उनकी उपलब्धियां और उनका संपूर्ण जीवन आम लोगों के लिए एक प्रेरणा के साथ साथ आश्चर्य भी बन जाता है। अब हमने जितने भी महान व्यक्ति देखे होंगे तो उनका जो जीवन है वो हमें हमेशा
प्रेरणा देता है और साथ ही साथ हमें हमेशा एक आश्चर्य वाली भावना भी हमारे मन में आती है कि कोई इतना, किसी की आवाज, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लता मंगेशकर जी की, तो किसी की आवाज इतनी मधुर कैसे हो सकती है, ये भी तो आश्चर्य की ही बात है। तो अगर वो हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रही है तो वो हमें साथ साथ आश्चर्य में भी डाल देती है। अब लिखा है संपूर्ण जीवन, और ऐसे ही लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे ही लोगों को हम महान विभूति कहा जाता है। याद रखना, आपको अपने प्रस्तावना में उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है, जो महान विभूति कैसे होते हैं। अब लता मंगेशकर कोई आम इंसान तो है नहीं, आम इंसान के ऊपर तो निबंध लिखा ही नहीं गया, ये एक महान विभूति है, तो आपको बताना है कि महान विभूतियों के क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए, लिखा है ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा, ठीक है, साधारण प्रतिभा का अपोजिट असाधारण प्रतिभा, याद रखना, शब्दों पे ध्यान देना। ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा लता मंगेशकर जी थी, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में वो प्रतिमान स्थापित किए हैं जिन्हें शायद ही कभी कोई और स्पर्श कर पाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि लता मंगेशकर जी ने संगीत के क्षेत्र में, हम सभी जानते हैं कि उनकी आवाज को आज भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और यहाँ तक कि बच्चे से लेके बूढ़े तक उनकी आवाज के कायल हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने संगीत के क्षेत्र में नए नए प्रतिमान हासिल किए हैं जिन्हें शायद ही कभी कोई छू पाए, शायद ही कभी कोई उनकी जगह ले पाए। चलिए, तो प्रस्तावना में आपको महान विभूति क्या होती है ये सब बताना है। अब आपको बताना है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के जीवन परिचय के बारे में। जान लेते हैं उनका जीवन क्या था। लिखा है लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर, याद रखना यहाँ पे आपको उनका जन्म बताया जा रहा है, आपको उस महापुरुष का, उस महान व्यक्ति का, महान विभूति के जन्म से लेकर उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी उसके बारे में भी बताना है। उनके आप अगर परिचय वाला पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको सब कुछ बताना है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं लता मंगेशकर जी का जीवन परिचय, उसमें हम उनका जन्म बता रहे हैं, उनके परिवार के बारे में बता रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बचपन में इनका नाम हेमा मंगेशकर था। याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि लता मंगेशकर जी का बचपन में क्या नाम था, तो उनका बचपन में नाम था हेमा। अब आगे है उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रिय एवं थिएटर से जुड़े व्यक्ति थे। अब जो उनके पिता थे वो कैसे थे, वो थे संगीत प्रिय, यानी कि उनको संगीत से बहुत ज्यादा लगाव था, साथ ही साथ वो थिएटर प्रेमी भी थे। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी संगीत शिक्षा दिलवाने की शुरुआत की। आगे लिखा है कि इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को, लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी। संगीत की ओर अधिक रुझान मतलब की रुचि, तो संगीत की ओर अधिक रुझान के कारण लता की औपचारिक शिक्षा ठीक से नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि उन्होंने बचपन से ही संगीत की शिक्षा हासिल करनी शुरू कर दी थी, तो वो अपनी औपचारिक शिक्षा यानी कि अपने स्कूल को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई। उनका पूरा जो जीवन था वो संगीत पर ही था, संगीत पर ही आधारित था। उन्होंने अपने जीवन में संगीत के क्षेत्र में एक महान योगदान दिया हुआ है। आगे लिखा है जब वे 7 वर्ष की थीं तो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र आ गईं। ध्यान देना, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में, लेकिन वो अपने परिवार के साथ अपने आने वाले दिनों में वो महाराष्ट्र आ गई थी। जब वे अलौकिक पार्श्व गायिका, याद रखना यहाँ पे लिखा है अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की थी तथा वे लता जी को बॉम्बे टॉकीज ले आए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि उनके अंदर जो प्रतिभा थी उसकी खोज की, बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है लेकिन बहुत कम लोग किसी की प्रतिभा को खोज पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन लता जी की प्रतिभा को गुलाम हैदर ने उनकी प्रतिभा को समझा, उसको पहचाना और उसके बाद वो लता जी को बॉम्बे टॉकीज में ले आए थे। तो यहाँ से उनका जीवन शुरू होता है, उनका संगीत का पूरा सफर शुरू होता है। फिर लिखा हुआ है अब हम जानेंगे उनका संघर्ष से लेकर सफलता तक की यात्रा। सभी जानते हैं अगर आपने कोई बड़ा आयाम प्राप्त किया है, अगर नए सफलता के झंडे गाड़े हैं तो इसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो जानते हैं कि लता जी का संघर्ष से सफलता की ओर उनकी जो यात्रा थी वो कैसी थी।
छोटी आयु में मतलब कि छोटी उम्र में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को खो देने, यानी कि जब वो छोटी थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो देने एवं सभी भाई बहनों में बड़ी होने के कारण, मतलब अब जो उनके जितने भी भाई बहन थे अब सबसे बड़ी वो ही थी, तो उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर ही आ गई थी। लिखा हुआ है, छोटी आयु में अपने पिता को खो देने एवं सभी भाई बहनों में बड़ी होने के कारण लता जी का जीवन संघर्षों से घिर गया। जब उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में जीविका के लिए, यानी कि जब उन्होंने अपनी आम जीविका के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए पार्श्व गायन को चुना, तो उसके लिए सर्वप्रथम उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। अगर हम किसी चीज को नई नई शुरुआत करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में भले ही उसमें सफलता नहीं मिले, प्रारंभ में भले ही सफलता नहीं मिले, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। वैसा ही लता मंगेशकर जी ने किया। शुरुआत में उनको उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन आज उनका नाम पूरी दुनिया और पूरा देश विदेश जानता है। तो लिखा हुआ है कि जब उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपनी जीविका के लिए प्रयास किया तो प्रारंभ में उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई और उनकी आवाज को पतली कहकर नकार दिया गया। आज जो आवाज पूरे देश विदेश में जानी जाती है, शुरुआत में उसी आवाज को लोगों ने पतली आवाज कह के नकार दिया था, यानी कि उनकी आवाज को शुरुआत में पसंद नहीं किया गया था। ये उनका संघर्ष से सफलता तक की यात्रा हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं शुरुआत में किस तरह से उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। फिर आगे लिखा हुआ है, परंतु पहले उनकी आवाज को पतली आवाज कह के नकार दिया, लेकिन बाद में उनके गायन और उनकी सुमधुर आवाज ने हिंदी फिल्म उद्योग में कामयाबी का जो परचम लहराया कि उनके जो गीत थे वो जन जन की जुबान पर छा गए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, लिखा है कि पहले तो उनकी आवाज को लोगों ने पसंद नहीं किया, भाई पतली आवाज कह के नकार दिया, लेकिन बाद में वही आवाज हमारे देश की पहचान बनी, स्वयं लता जी की पहचान बनी। तो लिखा हुआ है कि उनकी इसी आवाज के कारण बाद में हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने कामयाबी यानी कि सफलता का वो परचम लहराया कि आज भी जन जन की जुबान पर उनके जो गीत हैं वो छा गए हैं और उनके गायन की ख्याति यानी कि उनके गायन की प्रसिद्धि देश विदेश तक उनकी आवाज के माध्यम से फैल गई। और जब एक बार उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया तो उसकी उनकी मंजिल का कोई अंत नहीं था। वो लगातार बहुत अच्छे अच्छे गाने हमारे हिंदी को, हमारे साहित्य को, हमारे भारत को देती गई और उनकी ख्याति चारों तरफ फैलती गई। चलिए अब जानते हैं उनकी उपलब्धियां कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया। सभी अपने जीवन में कुछ कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वो अपना जीवन बहुत सादगी से जीना पसंद करते हैं। उन्हें हस्तियों में से एक हस्ती थी लता मंगेशकर जी। जानते हैं कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। वैसे तो महान विभूतियों की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता के बाद की सादगी और सरलता होती है। इसमें वही पॉइंट बताया गया है कि वैसे तो जो महान विभूति होते हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता के बाद भी संयमित रहना, ठीक है, और सादगीपूर्ण और सरलता से अपना जीवन जीना, यही होती है जो कि लता जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण, लता जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। मतलब कि इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी उनके मन में कोई भी अभिमान, कोई भी घमंड की भावना नहीं आई। वो उसे सादगीपूर्ण तरीके से लोगों के साथ रहती थी और सभी के साथ उनका आत्मीय और मातृत्व का भाव तब भी था। अब आगे है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक जीवन में उनको अनेकों पुरस्कारों और उपाधियों से सम्मानित किया गया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इतना ज्यादा प्रसिद्धि के बाद भी वो सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। इन सब के बाद उनको हमारे देश ने बहुत सारे पुरस्कारों से, बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया, जो कि वो उन सब की हकदार थी। आगे लिखा है, फिर भी सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कारों और उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दी गई, सुर साम्राज्ञी की उपाधि दी गई। अब आगे लिखा है, पर सबसे बड़ी उपाधि उनके नाम के साथ ही जोड़ी जाती है और उनकी जो सबसे बड़ी उपाधि है वो उनके नाम के साथ ही हम जोड़ते हैं। उनका नाम लेने से पहले ही हम कहते हैं
सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपाधि थी। उन्हें सुर की यानी कि स्वर की, उनके उनके मधुर संगीत की साम्राज्ञी कहा जाता था। तो उनको क्या किस नाम से जानते थे? सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। आगे लिखा है, इसके अलावा गायन के क्षेत्र में के तमाम बड़े पुरस्कार आप देखेंगे उनके बारे में, तो उन्हें गायन के क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार होते थे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और हिंदी साहित्य के जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे, उन्हें उन सब से सम्मानित किया गया था। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन तमाम बड़े पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने कला के क्षेत्र में भारत को गौरवान्वित किया था, भारत का गौरव बढ़ाया था। इसीलिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लगभग 36 भाषा में गायन किया और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि प्रत्येक भाषा को बोलने वालों की जुबान पर उनके गाए प्रत्येक गीत याद रहे। तो आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि लता मंगेशकर ने 36 लैंग्वेज में यानी कि 36 भाषाओं में गाने गाए हुए थे और उनके हर एक भाषा के गाए हुए गाने आज तक लोगों के दिलों में याद है। चलिए जानते हैं अब इनका उपसंहार। उपसंहार में याद रखना, आपको निबंध में ऐसे ही पॉइंट बनाने हैं। अगर आप किसी महान विभूति के बारे में निबंध लिख रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पॉइंट बनाने हैं। साथ ही साथ आपको उपसंहार में वही लिखना है जो आपने अभी अपनी पिछले निबंध में उसको शॉर्ट रूप में लिखना है, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखना है। चलिए, तो इसका उपसंहार है, महान विभूतियों का जन्म तो होता है लेकिन उनकी मृत्यु सिर्फ शारीरिक होती है, यानी कि जो महान विभूति हो वो भले ही अपने देह को, अपने शरीर को त्याग दे, लेकिन उनका जो नाम है वो हमेशा अमर रहता है। जैसे कि लता मंगेशकर जी हैं, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने जब जब लोग तक सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि वो तो आज भी हमारे बीच मौजूद है। लिखा हुआ है कि महान विभूतियों का जन्म तो होता है लेकिन उनकी मृत्यु सिर्फ शारीरिक रूप से होती है, क्योंकि उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभा चिरकाल तक आम जन में समाहित रहती है। क्योंकि उनके जो भी कार्य होते हैं, उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल और उनकी जो प्रसिद्धि होती है वो चिरकाल तक यानी कि बहुत लंबे समय तक जन जन में समाहित रहते हैं, लोगों में बसे रहते हैं। कोकिल कंठी, याद ध्यान से देखना, यहाँ पे उनको कुछ सम्मान से, कुछ उपाधि से नवाजा गया है, जैसे कि उनको कोकिल कंठी कहा गया। उनका जो कंठ है, उनका जो गला है वो कोयल के समान है। कोकिल कंठी, स्वर कोकिला, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी यद्यपि अपनी देह को त्याग चुकी हैं, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मानव के रूप में जन्म लिया था। अब अगर उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया है तो मानव तो जीता भी है और साथ ही साथ मरता भी है, लेकिन वो ऐसी महान विभूति थी कि वो मरने के बाद भी आज लोगों के बीच अमर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि चूंकि उन्होंने एक मानव के रूप में जन्म लिया था, फिर भी आम जन में, मतलब कि आम जनता में यही सर्वमान्य धारणा हमेशा रही कि लता जी देवी उत्पत्ति थी, यानी कि लोगों को लगता था उनके गायन से, उनकी सुमधुर आवाज से कि वो स्वयं साक्षात सरस्वती देवी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि लोगों में हमेशा सर्वमान्य यही धारणा रही है कि वो स्वयं कोई देवीय शक्ति है, वो स्वयं देवीय उत्पत्ति है। आगे लिखा है, और उनकी आवाज, उनका गायन और साथ ही साथ उनकी असाधारण सादगी और सभी के प्रति मातृत्व का भाव, ये उनकी विशेषताएं हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की और उनकी जो असाधारण सादगी थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जिया है और सभी के प्रति उनका मातृत्व भाव था। तो इन्हें एक अलौकिक व्यक्तित्व बनाता, उनकी ये जो क्वालिटी है, ये जो विशेषता है, वो उन्हें एक अलौकिक व्यक्तित्व बनाता है। और अंत में उन्हीं के शब्दों में मेरी आवाज ही पहचान है। तो ये जो लता मंगेशकर जी का सबसे प्रसिद्ध गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हमारे भारत की सबसे महान हस्ती लता मंगेशकर जी के ऊपर निबंध लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप निबंध लिखें तो इसी तरीके से आप पॉइंट बनाएं, यानी कि संकेत बिंदु बनाएं और उनको बहुत अच्छे शब्दों से अपने निबंध को बहुत आकर्षक तरीके से लिखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आप निबंध में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन कौन से निबंध लिखने हैं। तब तक के लिए अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।